नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में। और उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या डेफिनेशंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, कोई नया पदार्थ बनेगा। जैसे मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, ये दो पदार्थ हैं और इनसे एक हमारा नया पदार्थ बन जाता है सी। तो ये एक नया पदार्थ है और इस नए पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, पुराने जो पदार्थ जिनसे मिलकर के ये बना है उन पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होंगी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ए और बी की प्रॉपर्टीज़ से अलग होंगी। तो ये ज़रूरी है, रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनेगा और नए पदार्थ बनने के साथ साथ जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण भी क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नए पदार्थ का बनना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और जिसके जो गुण होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। तो इसको हम समझ लेंगे। इसके अलावा कौन कौन से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें क्या होगा, दूध से दही बनेगा तो जो दही बन रहा है इस दही के गुणधर्म क्या होंगे, दूध के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होंगे। एक नया पदार्थ बनेगा, उसकी क्वालिटीज़ अलग होंगी। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। दूसरा आपके लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या एक परत जैसी भूरे रंग की परत जम जाती है, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लग रही है तो ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भोजन का पाचन ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से हमारा और भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एक होगा रेस्पिरेशन, श्वसन भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली क्या है कि ऐसे गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण, ऐसा पदार्थ का निर्माण जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे, वही क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें जैसे दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, ये उदाहरण दिए हैं। लोहे पर जंग का लगना और बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, तो ये सब क्या है, आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार से हम पता करेंगे, या कैसे हम पता करेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके क्या क्या अभिलक्षण हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या हैं, कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम देखेंगे, तो उसके बारे में हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अब इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण में सबसे पहले हो जाएगा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, इसका मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकल सकती है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ बनेगा जिसमें गैस का उत्सर्जन होगा। या जब कोई नया पदार्थ बनता है तो यदि कोई गैस निकल रही है तो ये मान के चलिए कि वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मान लेते हैं, एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4, जिंक की जब अभिक्रिया कराई जाएगी H2SO4 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बन जाएगा, आपका ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट और H2। ये आपका H2 गैस, यानी कि ये गैस निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। जिंक की जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना या किसी भी गैस का निकलना क्या है, गैस का उत्सर्जन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से है अवस्था में परिवर्तन का होना।
दूसरा है अवस्था में परिवर्तन का होना, अवस्था में यानी कि स्टेट बदलना, पदार्थ की अवस्था बदलना, परिवर्तन का होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें समझ लेंगे जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, यानी कि मैथेनॉल बनेगा। ये क्या बन गया, मैथेनॉल। अब यहाँ देखेंगे हम कि ये मैथेनॉल जो है, ये मैथेनॉल में यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है, और ये जो आपका बना है ये किस अवस्था में है, मैथेनॉल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, यानी कि अवस्था बदल गई। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। तो ये दो लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये भी संभव है कि तापमान में परिवर्तन हो, टेम्परेचर बदल जाए। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है। जैसे जब हम लैब में जिंक ग्रेन्यूल्स की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो उसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि जिंक की जब हम जिंक की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में सबसे पहला गैस का उत्सर्जन हो सकता है, जैसे कि हमने देखा इस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हुआ। दूसरा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे गैस के पदार्थ हैं उनसे क्या बन रहा है, आपका द्रव बन रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, हाइड्रोजन भी गैस थी, और जो पदार्थ बना वो किस अवस्था में बना, द्रव अवस्था में बना, मैथेनॉल बना, मैथिल अल्कोहल बना। तो यह इसके अलावा तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन होने के साथ रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। चौथा है हमारा रंग में परिवर्तन होना, यानी कि नया जो पदार्थ बनेगा उस नए पदार्थ का जो रंग होगा वो क्या होगा, पुराने पदार्थ से अलग हो सकता है, तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन होना। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण थे। रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिलक्षण है उसमें गैस का उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन, इसके अलावा नया जो पदार्थ बनेगा उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। अब हम आगे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण, उसको हम देखते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण क्या है इसको देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित करना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसमें प्रतीकों का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपण करना, सूत्रों के द्वारा लिखना, यानी कि रासायन में हम तत्व को न लिख करके उसके प्रतीक का यूज करते हैं, उसके सिंबल्स का यूज करते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण को देखेंगे, इसके हम उदाहरण को भी देखेंगे। जैसे क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक एंड केमिकल फार्मूलेज। यानी कि हम प्रतीक का यूज करेंगे रासायनिक समीकरण में। हम किसका यूज करेंगे, प्रतीक और सूत्र, इनका यूज करते हैं। इनकी सहायता से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तत्व का नाम न लिख करके या यौगिक का नाम न लिख करके उस तत्व या यौगिक के हम प्रतीक का यूज करेंगे या फार्मूले का यूज करेंगे। वही क्या है, आपका रासायनिक समीकरण है। जैसे मान लेते हैं हमारी एक रासायनिक समीकरण, हमने मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दिया Mg, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया O2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो हुई, ये रासायनिक अभिक्रिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रासायनिक अभिक्रिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये आपका बन जाएगा MgO, ठीक है।
तो ये हमने MgO बना दिया, ठीक है ना। तो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे जिंक प्लस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और उसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, और ये दोनों अभिक्रियाएं किस रूप में लिखी गई हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखी गई हैं। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतीकों का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम फार्मूलेज का यूज कर रहे हैं, वही रासायनिक समीकरण है। तो सिंपल सा है रासायनिक समीकरण। अब आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या है, किसे कहेंगे, रासायनिक समीकरण से रिलेटेड है ये टॉपिक भी, कि भाई अभिकारक और उत्पाद, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये क्या है। अभिकारक एवं उत्पाद, किसी भी रासायनिक समीकरण में वे पदार्थ जो भाग लेते हैं, रासायनिक समीकरण में पार्टिसिपेट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण में पार्टिसिपेट, जो पदार्थ रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिनका निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। और इन दोनों तत्वों ने क्या लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है, जिसका निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर जो एरो का निशान है उसके बाईं ओर जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक कहलाएंगे, और जो दाईं ओर तत्व है वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। अभिकारक भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और उत्पाद भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। जो अभिकारक होते हैं वही रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। तो दूसरा है हमारा उत्पाद। उत्पाद यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बन रहा है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें नया पदार्थ होगा वही उत्पाद कहलाएगा। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अभिकारक और उत्पाद। आगे है एक संतुलित रासायनिक समीकरण का रूप है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होगी। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार में एक हो जाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरी हो जाएगी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अभी हमने इससे पहले अभिकारक और उत्पाद पढ़े थे, तो अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलित रूप, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की ओर परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की ओर परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है, इट मीन्स वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
हैज अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जिंक की अभिक्रिया, करा देते हैं सल्फोर के साथ। तो जब हम इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। और अब यहाँ इस रासायनिक समीकरण में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है। यहाँ भी जिंक का एक परमाणु है, यहाँ भी जिंक का एक परमाणु है। H2 यहाँ भी दो परमाणु है और हाइड्रोजन के यहाँ भी दो परमाणु है। सल्फर का यहाँ एक परमाणु है अभिकारक की ओर और सल्फर का उत्पाद की ओर भी एक ही परमाणु है। इसी तरह से ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, O4 है, और उत्पाद में इसी तरह से आपका जो अभिकारक की ओर है वहाँ भी ऑक्सीजन की 4 है। तो इस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी कि अभिकारक की ओर भी जितने परमाणु हैं उतने ही प्रत्येक तत्व के परमाणु उत्पाद की ओर भी हैं। तो इस रासायनिक समीकरण को कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका उल्टा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में सीधे से जो समीकरण का ऐसा रूप जिसमें उत्पाद या अभिकारक दोनों ओर, उत्पाद में या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो। कहीं ना कहीं या तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या असमान होगी या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असमान होगी। किसी एक तत्व की अगर परमाणु की संख्या असमान है दोनों ओर, किसी एक तत्व की परमाणु की संख्या असमान है दोनों ओर, तो उसको कहा जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, तो क्या बनेगा आपका MgO बनेगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम तो अभिकारक की ओर भी एक ही है और उत्पाद की ओर भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु क्या है, यहाँ 2 हैं और यहाँ पर 1 है, उत्पाद की ओर 1 है। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करना पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ये रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक कक्षा 9 में हमने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कक्षा 9 में जो हमने पढ़ा है उस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ नष्ट ही नहीं होगा तो फिर असंतुलित होने का मतलब नहीं है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। इस कारण से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है और हम प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जो रासायनिक समीकरण असंतुलित होती है उसको कंकाली समीकरण कहा जाता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद की ओर अलग अलग होती है, वह कंकाली समीकरण कहलाएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें रासायनिक समीकरण को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, किस नियमों का ध्यान रखना चाहिए हमें रासायनिक समीकरण को लिखते समय, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं
जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए रासायनिक समीकरण लिखते समय। लिखने के निर्देश, सबसे पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे। सबसे पहले अभिकारक आएंगे और फिर क्या आएंगे, आपके एरो का निशान आएगा और फिर क्या आएंगे, आपके उत्पाद आएंगे। ये रासायनिक समीकरण का रूप है। यानी कि एरो का निशान बीच में और एरो के निशान से पहले हम क्या लिखेंगे, अभिकारकों को। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और फिर आपके उत्पाद आ जाएंगे एरो के निशान के आगे। तो सबसे पहला तो यही है, बीच में एरो का निशान लगाया जाता है। दूसरा है अभिकारकों और उत्पादकों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का निशान लगाया जाता है। मान लेते हैं अभिकारक 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो जितने अभिकारक होंगे उन सब के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 अभिकारक ले लिए, तो 3 अभिकारक लिए हैं, तो तीनों के बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाया है। इसी तरह से जब हम उत्पाद लिखते हैं, तो यदि उत्पाद 1 से ज़्यादा बन रहे हैं, मान लेते हैं 2 उत्पाद बने C+D, तो इन C+D, तो इनके बीच में भी हम क्या लगाएंगे, इनके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये दूसरा नियम था। ठीक है, आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अभी हमने पढ़ा क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उस नियम के कारण हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो उसको बैलेंस रूप में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम बैलेंस करने के लिए किसी यौगिक का या किसी तत्व का या किसी उसके सूत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये आपका बन रहा है MgO। अब देखो यहां पर ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको हम जब संतुलित करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इसके, जैसे यहां पर तो ऑक्सीजन का 1 है परमाणु, लेकिन यहां ऑक्सीजन का 2 है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसको संतुलित करने के लिए हम इसके रूप को ही बदल दें, हम यहां पर क्या लिख दें, O लिख दें केवल। ये नहीं लिखेंगे। हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम इसके प्रतीक को नहीं बदलेंगे, इसका सूत्र को परिवर्तित नहीं करेंगे। बस एक ध्यान रखना है कि किसी तत्व या यौगिक के सूत्र को परिवर्तित नहीं करेंगे। हम बेसिकली उसके आगे या आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, या किस तरह से करेंगे हम आगे बताएंगे इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा है संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, छोटी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जनरली हम हीट एंड ट्रायल यानी कि बार बार परमाणु की संख्या में परिवर्तन करके देखते हैं और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रासायनिक, जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद जो तत्व होते हैं, अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए हम उनकी अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो ये आपका MgO बन रहा है। ठीक है, तो ये MgO जो बन रहा है, तो ये तो ठोस है, मैग्नीशियम ठोस होगा तो हम इसको S से दिखा देंगे, S से हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस है तो इसको हम G से लिख देंगे, और ये है, ये भी ठोस अवस्था में है तो हम इसको S से लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि हम किसी भी अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को भी लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद, रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए, भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए हम कोष्ठक में इसकी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। ये भी है एक, हाँ, एक अगला है अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर तीर का निशान लगाया जाता है। और किस प्रकार के तीर का निशान लगाया जाता है, इस तरह से। अगर अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों ओर अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लेते कोई अभिक्रिया दोनों ओर हो रही है, तो उस अभिक्रिया मतलब जैसे मान लेते A + B
ये दो तत्व हैं और इनसे C+D बन रहे हैं, और ये C+D ये कहाँ लगेगा, दोनों ओर का मतलब होता है A और प्लस B से C और D बन रहे हैं, फिर C और D से फिर वापस A और B बन जा रहा है, तो ये अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, फिर A और B से ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो जब अभिक्रिया दोनों तरफ होती है यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप और दाब उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, यानी कि जब हमारी अभिक्रिया कोई संपन्न हो जाती है और जितना हमें उस अभिक्रिया को कराने के लिए तापमान की जरूरत होती है, दाब की जरूरत होती है या कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, एरो के निशान के ऊपर और नीचे, यानी कि यहाँ लिखेंगे या और यहाँ लिख देंगे। तो ये भी जरूरी होता है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कोई हमें विशेष तापमान की आवश्यकता हुई या विशेष हमने दाब का यूज किया या हमने कोई ऐसे उत्प्रेरक का यूज किया उस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, तो उन सब चीजों को लिखना होगा, वो कहाँ लिखेंगे, एरो के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो ये हमने देखा कि रासायनिक समीकरण को लिखने के ये कुछ निर्देश थे, उनको आगे है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किसे कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया हुई, जैसे कोई अभिक्रिया हुई A+B और ये अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप एक यौगिक बना जो C है, और अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी निकली, हीट भी निकली, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्मा अगर निकल रही है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। और ये किस रूप में भी हो सकती है, हीट के रूप में भी हो सकती है और लाइट प्रकाश के रूप में भी हो सकती है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, जैसे मेथेन है, मेथेन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मेथेन का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट, और क्या बनेगा, हीट। तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, यानी कि जब मीथेन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस समय क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ती है उत्पाद बनाने के लिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा के अवशोषण की आवश्यकता पड़ेगी तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हम मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखते हैं। जैसे A+B है और यहाँ पर ऊष्मा भी लग रही है, तो यहाँ ही हम ऊष्मा दिखा देंगे और इससे एक आपका बन गया, उत्पाद बन गया C। ठीक है, या C+D भी बन सकता है, कोई उत्पाद बन गया। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अभिकारक की ओर ऊष्मा लगाने का मतलब है कि ये हमें दिखा रहा है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और ऊष्मा का अवशोषण होने के बाद ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होगी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो वह ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ये कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी इस सब क्रिया को कराने के लिए, यानी कि जब ये टूटेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट पर जब हीट दी जाती है तो क्या बनेगा आपका CaO प्लस H2, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ऊष्मा लग रही है, तो ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, ये तो हमने समझ लिया विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को। आगे हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उसके बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। एक एक करके हम सबको समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब संयोग करना। संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संयोग करना या जुड़ना। संयोग करना, या हम इसको कह सकते हैं जुड़ना। ठीक है, तो जुड़ना है, तो जुड़ने का मतलब जुड़ करके एक उत्पाद बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक A+B रिएक्शन क्या बन गया? C बन गया। तो ये एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी कि दो अभिकारक हैं और दो अभिकारकों ने मिलकर के क्या बना दिया? दोनों जुड़ गए और जुड़ करके क्या बना दिया? एक उत्पाद बना दिया जिसका नाम C है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन रहा है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना दिया। इसी तरह से हमने क्या किया? मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी, तब भी हमारा क्या बन रहा है? एक ही उत्पाद बन रहा है। दो अभिकारक है, उत्पाद एक है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगली अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके उदाहरण क्या है वो भी समझेंगे। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वियोजन को समझ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटन या वियोजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है टूटना। और कौन टूटेगा इसमें? कोई एक अभिकारक होगा, वो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक है और वो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जा रहा है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब ये जो वियोजन होता है किसी न किसी के कारण होता है, उसके कोई ना कोई कारक होते हैं। तो वियोजन यानी कि वियोजन का मतलब कोई अभिकारक टूटेगा तो उस टूटने के कोई कारक हैं। उनमें 3 कारक हैं। एक, या तो विद्युत के कारण कोई अभिकारक टूट सकता है, दूसरा या ऊष्मा के कारण कोई अभिकारक टूट सकता है, या तीसरा प्रकाश के कारण कोई अभिकारक टूट सकता है। ठीक है, तो ये 3 के कारण कोई अभिकारक क्या होगा? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। तो इस आधार पर जो वियोजन है वो 3 प्रकार का है: विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और
प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई विद्युत वियोजन क्या है। विद्युत वियोजन के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत वियोजन, अब सिंपल सा है। विद्युत वियोजन क्या होगा कि इसमें विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत के कारण कोई अगर अभिकारक टूटेगा, विद्युत के कारण कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो वो कौन सा वियोजन हो जाएगा? वैद्युत वियोजन हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा जल है। जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो जल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का क्या हो गया? ये वैद्युत वियोजन का उदाहरण हो गया। ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। तो यहां हम क्या लिख देंगे? विद्युत अपघटन। दूसरा है आपका ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, अब ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा के कारण कोई अभिकारक टूट जाता है। अगर हम किसी अभिकारक को गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो उस कारण अगर कोई टूट रहा है, कोई अभिकारक टूट रहा है, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे रहा है, तो उस स्थिति में भी उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। जैसे ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, हीट किया जाता है इसको, तो ये किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप यहां कि हमारे पास अभिकारक एक है और एक अभिकारक क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जा रहा है। तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है आपका तीसरा है आपका प्रकाशीय वियोजन। तीसरा क्या है? प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन में जो तोड़ने के लिए जिम्मेदार कारक होगा किसी अभिकारक को, वो कौन होगा? प्रकाश होगा। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में कोई अगर टूट जाता है, कोई अभिकारक टूट जाता है, तो वो कहलाएगा आपका प्रकाशीय वियोजन। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर जब प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है? लाइट की उपस्थिति में क्या करता है? ये टूट जाता है और टूट करके किस में बदल जाता है? H2 प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। तो ये आपका क्या है? ये क्या है? प्रकाशीय वियोजन है। तो वियोजन के तीन प्रकार थे, एक विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। विद्युत वियोजन में विद्युत महत्वपूर्ण कारक होता है किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं विद्युत अपघटन, जैसे जल का विद्युत अपघटन होता है तो वो टूट जाता है, दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट रहा है। ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा महत्वपूर्ण कारक होता है, ऊष्मा के कारण अभिकारक टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है ऊष्मा के कारण। और तीसरे वियोजन में प्रकाश महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये वियोजन के तीन प्रकार थे, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। आगे हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है हर बार, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको समझ लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह, वो परमाणु भी हो सकता है या परमाणु समूह भी हो सकता है, वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, अभिक्रियाशील ज्यादा अभिक्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह होगा, वो कम अभिक्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह आकर के बैठ जाएगा। ये हमने अभिक्रियाशीलता यहां पर आपको दिखा रखी है। अभिक्रियाशीलता, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें जो ऊपर की ओर धातुएं हैं, ये धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे नीचे की ओर हम जाएंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें सबसे
अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ऊपर की ओर हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं नीचे की ओर हैं। अगर हम ऊपर से बात करें, कैल्शियम, सोडियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? सॉरी, पोटेशियम है, और फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड। सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव धातु कौन सी है? वो है गोल्ड, और सबसे अधिक रिएक्टिव धातु है पोटेशियम। तो ये धातुएं क्या करेंगी? अपने विलयन से, ठीक है, परमाणु समूह को हटा देंगी। यानी कि अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो वो कम अभिक्रियाशील परमाणु को या परमाणु समूह को हटा देती है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। तो कैसे करेगी इसको हम समझ लेते हैं। एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक के आधार पर आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपको याद करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे पोटेशियम का ना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हुजूर, आज, आओ। तो ये एक ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू हम, अगर हमको हमें पता है कि कौन कौन से धातुएं इसमें यूज होती हैं, तो हम उस ट्रिक के आधार पर उनको एक अगर हमने ये ट्रिक याद कर ली तो उस ट्रिक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सीरियल में लगा करके हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। और इसी के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स दे पाएंगे या उनको बता पाएंगे। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे हमारा CuSO4 है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है जिंक से अभिक्रिया होगी, तो यहां देखेंगे कि क्या होगा आगे, आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह है कॉपर सल्फेट, यह जिंक, और बन क्या जा रहा है, जिंक बन रहा है और कॉपर बन जा रहा है। अब हम अभिक्रियाशीलता में देखेंगे, अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है, तो हम देख पा रहे हैं कि कॉपर कहां है, नीचे स्थित है, और जिंक कहां है, ऊपर। इसका मतलब कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को यहां से इसके यौगिक से हटा दिया, और हटाने के बाद खुद आकर के यहां पर जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया जिंक ने? क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्या करता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो क्या करेगा, दूसरे अभिकारक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, और यही क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये उसका उदाहरण है। आप लोग उदाहरण भी, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उदाहरण भी लिखना पड़ता है। और भी हम कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण है आपका PV प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि PV कहां है और कॉपर कहां है, इनको देख लेते हैं। PV कहां है, PV ऊपर है, यानी कि PV अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर कहां है, नीचे है, कम अभिक्रियाशील है। तो ये कॉपर यहां से हट जाएगा, PV यहां पर जुड़ जाएगा आकर के, तो आपका क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। क्यों जुड़ गया PV आकर के, क्योंकि PV ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो इसने कॉपर को वहां से हटा दिया। तो ये होता है। ऐसे ही हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे Fe है, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। उस स्थिति में भी क्या होगा, अब यहां देखते हैं Fe कहां है, Fe भी ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, Fe यहां से कॉपर को हटा देगा, और यहां आपका बन जाएगा FeSO4 कॉपर सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, आपका कॉपर अलग निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ये अभिक्रियाएं, जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये किसके उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। जब विस्थापन अभिक्रिया आपको आएगी लिखने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको उदाहरण भी देना है और उसके डेफिनेशन भी देनी है। तो डेफिनेशन किस तरह से होगी, आपको बता दिया कि जो विस्थापन अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का एक अभिकारक, यानी कि देखिए एक अभिकारक कितने, यहां दो हैं, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है। तो एक अभिकारक का परमाणु, ये परमाणु है, तो ये एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से विस्थापित हो जाता है, उसका विस्थापन हो जाता है, और ये विस्थापन हो गया, और विस्थापन होकर के जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकल गया। तो वही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की।
इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अभिकारकों के बीच क्या होंगे, आयन। आयन एक आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। एक आयन दूसरे आयन के साथ चला जाएगा और दूसरा आयन पहले आयन के साथ चला जाएगा, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उनको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। यानी जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम पहले तो इसका देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उनको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको हम एक उससे समझते हैं, कंडीशन कैसे बनाते हैं, ए बी प्लस सी डी, तो क्या होगा, ए डी प्लस ए डी प्लस बी सी। अब यहां देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों यहां जुड़ गए और ये दोनों यहां जुड़ गए, ठीक है। तो इसका एक आयन दूसरे अभिकारक के एक आयन के साथ चला गया और इसका एक आयन दूसरे अभिकारक के एक आयन के साथ चला गया, तो यहां पर आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारा एक है AgNO3 प्लस AgNO3 है और ये AgNO3 किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, NaCl के साथ अपक्रिया कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो Ag है ये किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, AgCl बन जाएगा। एल क्या बन जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, NaNO3, ठीक है, NaNO3 बन जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये कहां चला गया, ये वाला किसके साथ चला गया, इसके साथ जुड़ गया और ये आपका AgCl इसके साथ जुड़ गया। तो आयंस का आदान प्रदान हो रहा है। यहां पर क्या होता है, परमाणु का पार्ट, यानी कि जो यौगिक है उस यौगिक का एक पार्ट दूसरे अभिकारक के दूसरे पार्ट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और हम उदाहरण देख सकते हैं इसके, जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, NO2SO4 है और NO2SO4 जब अपक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो उस स्थिति में क्या बनेगा, उस स्थिति में एक तो NaCl बन जाएगा और दूसरा BaSO4 बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो सल्फेट ग्रुप है वो किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ चला गया और ये जो सोडियम ग्रुप है ये सोडियम किसके साथ चला गया है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो एक अभिकारक का एक पार्ट दूसरे अभिकारक के किसी एक पार्ट के साथ जुड़ जाता है और यही क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों आयंस क्या हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह से हट रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आगे है एक हमारा उपचयन तथा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले
हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया। ये इसमें भी दो पार्ट है। उपचयन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। उपचयन किसे कहेंगे? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, जिस अभिक्रिया में उपचयन के लिए ऑक्सीजन का योग कब होगा उपचयन? अगर कोई अभिक्रिया है और उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उपचयन अभिक्रिया हो रही है। या दूसरी कंडीशन, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन निकल रहा हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी, या तो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, तो ये आपका क्या बन जा रहा है? MgO बन रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से सल्फर है, सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ये आपका SO2 बनता है। तो ये भी क्या है? आपका एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया के में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है, ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा, वो अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वही टूट जाएगा आपका MgO। जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस किस में टूट रहा है? ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो ऑक्सीजन यहां से क्या हो जा रही है? ये बाहर निकल गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का हटना ही क्या है? अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपका अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। या हाइड्रोजन का योग, जैसे हमारा क्लोरीन है, अब क्लोरीन में H2 जुड़ता है तो क्या बन जाएगा? आपका HCl बन रहा है। तो ये यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये भी अपचयन का उदाहरण है। और इसके बाद आता है एक और है टॉपिक, रेडॉक्स अभिक्रिया। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक इसको हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक तो अपचयित होता है और एक अभिकारक उपचयित होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। एक अभिकारक उपचयित होगा और एक अभिकारक अपचयित होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, तो क्या बनेगा आपका? CuO प्लस H2, तो H2O बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहां देखिए Cu प्लस H2O। अब देखो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन इससे निकल गई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी और किस में चला गया? ये कॉपर ऑक्साइड से किस में बदल गया? कॉपर में। और हाइड्रोजन किस में बदल गया? यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, H2 H2O में कन्वर्ट हो गया और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो एक तरफ तो यहां पर तो ऑक्सीजन जुड़ी और यहां ऑक्सीजन रिमूव हुई। ऑक्सीजन जहां पर जुड़ेगी, तो जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है उसको क्या कह देंगे? हम उपचयन कह देंगे। यानी कि ये जो है आपका क्या है? उपचयन हुआ है।
यहां पर ऑक्सीजन जुड़ी है, ये देखिए यहां पर H2 था और यहां पर क्या बन गया आपका H2O बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ये उपचयन है और ये क्या कहलाएगा आपका अपचयन। क्यों? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकली है, कॉपर ऑक्साइड था, केवल क्या बचा, ऑक्सीजन बची है। तो एक जो अभिकारक हुआ है, एक अभिकारक का अपचयन हुआ और दूसरा अभिकारक का उपचयन हुआ है। तो ये आपकी कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो ये आपका इसके बारे में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसे कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालाइज। क्या बोलते हैं, कैटालाइज। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरकों की एक कंडीशन होती है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलते हैं लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अर्थात वो खुद अपनी उसी स्थिति में रहते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, उसकी अभिक्रिया को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाएंगे उत्प्रेरक। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है।